नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी देवदासी प्रथा पर आधारित एक कहानी है। कहानी का नाम है कस्तूरी। अति प्राचीन समय में देवदासियाँ वे स्त्रियाँ हुआ करती थी जिन्हें भगवान की सेवा के लिए, भगवान के मनोरंजन के लिए नृत्य गायन करने हेतु शासन आश्रय देता था। लेकिन कालांतर में यही देवदासियाँ वेश्यावृत्ति व्यवसाय में ढकेल दी गई थी। दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र और गोवा के मंदिरों में देवदासी प्रथा लंबे समय तक चलती रही। इस प्रथा के पीछे भारतीय नारी के शोषण का घिनौना इतिहास छुपा हुआ है। कस्तूरी को न चाहते हुए भी देवदासी बनना पड़ा। फिर अपने बाल सखा की पत्नी का केश विन्यास करके क्या वह स्वयं की स्थिति पर लज्जित हो गई थी? चलिए कहानी में सुनते हैं कस्तूरी। डिप्टी साहब हमारे स्कूल में मुआयने के लिए आने वाले थे। उसके एक दिन पहले ही मास्टर साहब ने हम सब विद्यार्थियों को साफ सुथरे कपड़े पहनकर आने और अच्छी तरह से नहा धोकर स्कूल में आने का आदेश दिया था। विशेष रूप से संभाल कर रखे हुए कपड़े पहनकर हम लोग स्कूल पहुंच गए थे। अवनेकर साहब का लड़का पद्मनाभ तो एकदम जवान पुरुषों के जैसे खूब लंबी पतलून पहनकर आया था। बड़े ठाठ से उसने अपनी कमीज पतलून के अंदर दबाई थी। लड़कियां भी खूब बन ठन कर आई थी। हर एक सजी धजी लड़की ऐसी लग रही थी मानो भगवान गणेश के बगल में बैठी हुई देवी गौरा जी। समय पर डिप्टी साहब आ गए। बांबोलकर मास्टर साहब जान हथेली पर लेकर उनकी जी हजूरी में लगे हुए थे। मेरा ध्यान आकृष्ट किया तो डिप्टी साहब से अधिक उनके साथ चलने वाले चपरासी ने स्वच्छ सफ़ेद कड़क स्त्री के कपड़े पहने हुए और कंधे से कमर तक लटके हुए लाल पट्टे के कारण वो बड़ा रौबीला दिखाई दे रहा था। मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने पास में बैठी हुई कस्तूरी से कहा, ए कस्तूरी, उस तरफ देख तो, साहब के साथ वाला वह लाल पट्टे वाला चपरासी कितना सुंदर है ना। कस्तूरी का भी ध्यान उसी पर केंद्रित था। ये देखते हुए मेरा मन भी आनंदित हुआ। उसको एकटक निहारते हुए कस्तूरी बोली, जरा उसके कोट के बटन तो देख, चांदी जैसे चमक रहे हैं। आगे मैं कस्तूरी को बतलाने वाला था कि राजा पार्टी वाले लोग ऐसे ही चमकदार कपड़े पहनते हैं, पर उतने में डिप्टी साहब ने हमारी कक्षा में कदम रखा। बांबुलकर मास्टर साहब की आंखों का इशारा पाते ही पहले नंबर का छात्र तपाक से खड़ा हो गया और कर्कश आवाज़ में दोहराने लगा, 1 2। हम 5वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी खड़े हो गए। हल्के से मुस्कुराते हुए डिप्टी साहब ने कहा, बैठ जाओ तुम सब। मैं तो डर रहा था कि कहीं डिप्टी साहब गणित के सवाल ना पूछने लगे। साक्षात मृत्यु से भी मैं उतना नहीं डरता जितना गणित से। पर मेरी बगल में बैठने वाली कस्तूरी गणित के मुश्किल सवालों का हल बड़ी आसानी से ढूंढ देती है। गणित के सवाल उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। पलक झपकने की देर कि कस्तूरी के पास सवालों के जवाब तैयार। परंतु डिप्टी साहब ने गणित के सवाल पूछे ही नहीं। वो तो मास्टर साहब से ही बात करने में व्यस्त हो गए। सहसा अपनी नज़र हम सब विद्यार्थियों पर डालते हुए वह कस्तूरी की तरफ एकटक देखने लगे। काफ़ी देर तक उसे निहारते रहे। पता नहीं उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। सहसा वह आगे बढ़े और बड़े प्यार से उन्होंने कस्तूरी से पूछा, बेटी बताओ तो तुम्हारा नाम। तपाक से खड़ी होकर कस्तूरी ने अपनी मीठी आवाज़ में बताया, कस्तूरी। मुझे लगा कि डिप्टी साहब उसकी आवाज़ की मिठास पर बेहद खुश हो गए थे। हंसकर ममता भरे स्वर में उन्होंने कहा, वाह, नाम तो बड़ा प्यारा है तुम्हारा, पर हमेशा नाम पूरा बतलाना चाहिए, है ना? क्या नाम है तुम्हारा संपूर्ण नाम बेटी? हाय हाय हाय, डिप्टी साहब ने अनजाने ही मेरी कस्तूरी से वो प्रश्न पूछ लिया जिससे वो डरती थी। उसका अंतर्मन जिससे दहल उठता था। उसी प्रश्न को लेकर स्कूल के सारे बदमाश लड़के उसे छेड़ा करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे। और फिर कस्तूरी की आंखों में दारुण व्यथा के आंसू चमक उठते थे। डिप्टी साहब का सवाल सुनकर कस्तूरी की जुबान पर घबराहट से जैसे ताला पड़ गया। हीनता की भावना से उसकी गर्दन नीचे झुक गई और उसके गोरे गाल शर्म से लाल हो गए।
सहमी सी वह केवल अपने पाँव के अंगूठे पर नज़र गड़ाए खड़ी रही। उसका सारा शरीर कांप रहा था, परंतु मास्टर साहब ने स्थिति को संभालते हुए कहा, साहब, स्कूल रजिस्टर में इसका नाम केवल कस्तूरी अचड़ेकर ही लिखवाया गया है। इन लोगों के समाज में पिता का नाम लगाने की प्रथा ही नहीं है। मास्टर साहब का वह उत्तर सुनकर डिप्टी साहब भी कुछ संभल गए। ममता से कस्तूरी की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। भावावेश में उनकी आवाज़ भी कुछ भारी सी निकली थी। उस प्रसंग के बाद कस्तूरी 4 दिन स्कूल आई ही नहीं, इसलिए शायद कि लड़के उसकी छींटाकशी करते हो। बेचारी का सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अच्छा ही हुआ जो वह स्कूल नहीं आई। पर इन 4 दिनों में मैंने कितनी दारुण व्यथा सही, ये केवल मेरा मन ही जानता है। कस्तूरी उम्र में मुझसे कुछ बड़ी थी। 13-14 साल की कस्तूरी हमेशा मोतिया या हल्के हरे रंग का लहंगा पहनती थी और अपने बालों में मंद मादक सुगंध वाला पीले फूलों का गजरा लगाए रहती थी। उसकी मनोहर छवि को निहारते हुए मैं तो लचक ही जाता था। कस्तूरी गोरी और सुंदर तो थी ही, पर शरीर से भी अच्छी खासी तंदुरुस्त थी। पर बेचारे की कोई सहेली नहीं थी। स्कूल में भी लड़कियां उसे अपने गुट में शामिल नहीं करती थी। हमेशा कस्तूरी अकेली ही दिखाई देती थी। मैं ही एक ऐसा था जो उसके आसपास मंडराता रहता। गायन कला में उसे काफ़ी अभ्यास था। नाटक सिनेमा के बढ़िया गाने जब वह मुझे गाकर सुनाती तो उसकी सुरीली आवाज़ के मिठास में मैं बंधा हुआ सा मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहता, दुनिया से बिल्कुल बेखबर। कभी कभी अपने बस्ते में छिपाकर वह मेरे लिए एक आध लड्डू ले आती और आसपास जब कोई विद्यार्थी नहीं होता तो धीरे से लड्डू मेरी हथेली पर रखकर कहती, जल्दी से खा ले। कस्तूरी को मुझसे बड़ा लगाव था, पर हमारी दोनों की यह दोस्ती स्कूल में उपहासपूर्ण मजाक का विषय बन गई थी। स्कूल के सभी विद्यार्थी हम दोनों पर फफ्तियाँ कसते, व्यंग करते और उपेक्षा से हम पर हंसा करते। देवदासी की लड़की से मित्रता रखने के कारण अन्य सभी लड़के मुझसे भी दूर भागते। मेरा भी कोई दोस्त नहीं था। एक दिन स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो पांडु मेहरकर ने मुझसे रास्ते में रोक कर कहा, अरे ए ब्राह्मण के छोकरे, उस अपनी दोस्त देवदासी की लड़की कस्तूरी को ये मेरी चिट्ठी दे देगा क्या? मुझे लालच देते हुए वह आगे बोला, इतना मेरा काम कर देगा तो देख, बाजार के अपने होटल से मैं तुझे ढेर सारी जलेबी खिलाऊंगा। करेगा ना मेरा काम? पहले तो मैं कुछ हिचकिचाया, मगर फिर मुझे अपने आप पर गर्व हो आया। यह सोचकर मेरी छाती अभिमान से फूल गई कि पांडु महस्कर ने आगे बढ़कर मुझसे बात तो की और अपना निजी काम करने को तो कहा। पांडु महस्कर हमारे स्कूल में 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों से वह उम्र में बड़ा था और सब पर अपना रौब जमाए रखता। मैंने कहा, हाँ हाँ, दे दो चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा कस्तूरी के पास। कागज़ का एक छोटा सा गोला मेरे हाथों में थमाते हुए पांडु ने हिदायत दी, दूसरे किसी के हाथ में मत देना, समझे? और हाँ, कस्तूरी का जवाब मुझे ही आकर बताना। मैंने हामी भर दी। वैसे ही पांडु मास्कर वहाँ से चला गया। फिर जाते जाते चिल्ला कर उसने आवाज़ दी, ए, रात को दुकान पर ज़रूर आना, जलेबी खिलाऊंगा। मुझे जो खुशी हो रही थी, पांडु की अपनेपन से की गई बातों की जलेबी मिलने की उतनी खुशी तो नहीं हो रही थी। वहाँ से मैं सीधे कस्तूरी के घर की तरफ मुड़ा। उसके घर जाना मुझे बेहद अच्छा लगता था। कलेश्वर मंदिर के पिछवाड़े उसका घर था। लाल मिट्टी से पुती हुई उसके घर की दीवारें और उन पर खींची हुई कलाकृतियाँ मन को अनायास ही आकर्षित कर लेती थी। लिपा हुआ आंगन और उसके बीच में पूजा के लिए तुलसी का चौबारा, हरे पीले फूलों से लदा हुआ दरवाजे के सामने चंपा का ऊंचा पेड़ और अहाते के फाटक पर कटहल के 2 विशाल वृक्ष, सब कुछ मन को बड़ा लुभावना लगता था। अंदर से भी घर देखने लायक था। दालान में पीतल की मजबूत सांकल से लटकता हुआ एक नक्काशीदार झूला था। पास ही में चमकता हुआ पीतल की महीन सलाखों वाला पिंजरा और उसमें लगी हुई छोटी डंडी पर हिलोरे लेता हुआ सफ़ेद चोंच वाला हरा तोता जो लगातार बोलता था, एक कस्तूर, दाल दे मुझे खाने को।
अमरूद दे मुझे। घर की दीवारों पर ढेर सारी तस्वीरें भी टंगी हुई थी। एक में एक राजा को उसकी 7 रानियां स्नान करवा रही थी और महल की खिड़की से राजमाता बड़े कौतूहल से उस दृश्य को देखे जा रही थी। दूसरी तस्वीर में अपनी गोद में नन्ही बच्ची को लेकर खड़ी एक सुंदर युवती और उसके सामने एक दाढ़ी वाला ऋषि जो अपने हाथ से अपना मुंह ढांप कर मानो नहीं नहीं कह रहा हो। यह सब देखने के लिए मुझे कस्तूरी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब कभी भी मैं उसके यहाँ जाता मुझे बड़ी डांट फटकार सुननी पड़ती। पांडु की दी हुई चिट्ठी कस्तूरी को देनी थी और यह जोरदार बहाना था उसके घर जाने के लिए। मैं उसके घर पहुंचा तो उसकी माँ और नानी ही दिखाई दी। कस्तूरी की माँ उसी के जैसी बहुत सुंदर थी। मेरी माँ से तो वह उम्र में भी बहुत कम ही लगती थी। मैंने जब पूछा कि कस्तूरी कहाँ है तो उसकी माँ ने बताया, बाजार से ताज़ी मछली खरीद कर लाने गई है। कस्तूरी की ना मौजूदगी में मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मैं वहीं झूले पर बैठा झूलता रहा। हमारे घर के झूले से अधिक मुझे कस्तूरी के यहाँ का झूला पसंद था। लाल पॉलिश पर पीतल से नक्काशी का चमकदार काम किया हुआ था। वह झूला बहुत ही लुभावना लगता था। झूलते समय उसमें से निकलने वाली कुई कुई की ध्वनि अनायासी मन को मोह लेती थी। थोड़ी ही देर बाद कस्तूरी आ गई। कागज़ में लपेटी हुई मछली अपनी नानी के हाथ में सौंपकर उसने हाथ धोए, फिर मेरे पास झूले पर बैठ गई और हंसते हुए उसने पूछा, क्यों रे, गणित के सवाल पूछने आया है क्या? मैंने उससे कहा, नहीं तो, आज तो और ही कुछ काम है। प्रश्नार्थक दृष्टि से उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उत्तर दिया, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले पांडु महेश्वर को पहचानती है ना तू? उसी ने यह चिट्ठी दी है। जेब से निकाल कर मैं वह चिट्ठी उसे दे ही रहा था कि पता नहीं कैसे उसकी माँ वहाँ आ पहुँची। उन्होंने पूछा, किसकी चिट्ठी है, किसने दी है? डरते डरते ही मैंने उन्हें बताया कि पांडु महेश्वर ने कस्तूरी को देने के लिए कहा है। उसकी माँ गरज कर बोली, पढ़कर सुना तो कस्तूरी। कस्तूरी ने कागज़ के उस गोले को खोला। एक एक शब्द अपने आप ही पहले पढ़ लिया। फिर गुस्से से लाल पीली होती हुई वह चिल्लाई, बदमाश, पाजी कहीं का। अपनी माँ की तरफ चिट्ठी फेंक कर वह बोली, इसीलिए इसीलिए मैं बार बार तुझसे कहती हूँ माँ कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना ही नहीं है, पर तू मानती नहीं है माँ। कस्तूरी की माँ ने मुझे चिट्ठी देकर कहा, तुम पढ़कर सुनाओ तो। मैंने चिट्ठी पढ़कर सुना दी। आड़े टेढ़े अक्षरों में बेहद अश्लील भाषा में लिखा हुआ वह एक गंदा प्रेम पत्र था। कम उम्र का होने के कारण उस समय उस प्रेम पत्र के गंदे ध्येय की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मैं तो केवल इतना ही समझ पाया कि कस्तूरी को छेड़ने के लिए पांडु ने वह प्रेम पत्र भेजा था। उस पत्र के द्वारा पांडु ने उसे पूछा था कि कलेश्वर के मंदिर की अटारी पर मुझसे मिलने आओगी क्या। उसने उसे प्रलोभन भी दिया था कि तुम वहाँ आओगी तो मैं तुम्हारे लिए नई फैशन वाली साड़ी उपहार में लाऊंगा। कस्तूरी की माँ शेरनी जैसी दहाड़ती हुई बोलने लगी, उस नालायक हरामखोर पांडु से कह दे जाकर कि हम देवदासियों की भी इज्जत है, हमारे अपने खास रस्म रिवाज है और व्यवहार के हमारे अपने निजी तरीके हैं। हम लोग देवदासी जरूर हैं, पर कमर की साड़ी छोड़कर सर पर नहीं लपेटते। समझा दे उसे कि मेरे से टक्कर लेने की जरूरत ना करे, नतीजा खतरनाक होगा। समझ गया ना तू? तो जा तू अब। मैं जो वहाँ से निकला तो घर पहुँचकर राहत की सांस ली। कस्तूरी दूसरे दिन स्कूल नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई और बाद में फिर कभी नहीं आई। पांडु महेश्वर ने मुझसे असलियत जानने की बहुत कोशिश की, जलेबी और भजिए खिलाने का लालच भी दिया। जब वह मुझे किसी तरह फुसलाने में सफल नहीं हुआ तो उसने मुझे दहशत दी कि मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, पर मैं ज़रा भी डांवाडोल न हुआ। मैंने उसके हर सवाल का एक ही जवाब दिया, तुम्हारी दी हुई चिट्ठी कहीं खो गई है भाई, पतलून की जेब में रह गई और धोने में शायद छूट गई। उसके बाद भी पांडु ने एक बार फिर कस्तूरी को देने के लिए मुझे एक और चिट्ठी दी, पर मैंने कहा कि भाई मैं नहीं जा सकता, मैं उसकी माँ से बहुत डरता हूँ। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। फिर पांडु ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। कस्तूरी भी कहीं नज़र नहीं आई।
स्कूल के रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया गया। घर पर भी वह दिखाई नहीं दी। 4-6 बार मैं उसके घर के आसपास चक्कर काट कर भी आया, पर उसकी आहट तक न मिली। एक दिन सारा साहस बटोर कर मैंने उसकी माँ से पूछ ही लिया, आजकल कस्तूरी नहीं दिखती चाची? गर्दन गर्व से ऊपर उठाते हुए उसकी माँ ने कहा था, बेल गांव में उसे उसके मामा के यहाँ भेज दिया है। अब वह वहाँ अंग्रेजी पढ़ती है। वहाँ का स्कूल बहुत बढ़िया है। तो कस्तूरी कुडाल गांव से चली गई थी 5वीं कक्षा बेलगांव अंग्रेजी पढ़ने के लिए, और मैं भी फिर मुंबई आ गया। हर गर्मी की छुट्टियों में अपने कुडाल गांव पहुंच जाता। कस्तूरी भी छुट्टियों में गांव आ जाती। अक्सर मैं उससे मिलने उसके घर चला जाता। शाम को हम दोनों गवलदेव के जंगल की तरफ घूमने निकल जाते। सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों के नए नए उपन्यासों पर चर्चा छिड़ जाती। कस्तूरी को उपन्यास बहुत अच्छे लगते थे। उसी ने तो मेरा ध्यान उपन्यासों की तरफ आकृष्ट किया था। बातों के दरमियान एक शाम अचानक बड़े ही व्यथित अंतकरण से वह बोल पड़ी, सच, मेरा मन जिंदगी के इस घेरे से बाहर निकल जाने को करता है रे। इस देवदासी की जिंदगी के घेरे के बाहर। अब तो देवदासी शब्द से मुझे घृणा होती है। इस नाम से जीने में मुझे बहुत शर्म आती है। पर मैं उसके भाव विवल शब्द केवल सुनता रहा। मैट्रिक की परीक्षा देकर गांव आया हुआ था मैं। क्या कह सकता था? उसके भविष्य के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ राय देने की काबिलियत कहाँ थी मुझ में? मुझे तो ज़रा भी ख्याल नहीं था कि उस बदकिस्मत कस्तूरी के सामने किस्मत ने कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रखा है। मैं तो यही समझता रहा कि जिस तरह मेरा जीवन सही रास्ते पर गुजर रहा है, उसी तरह कस्तूरी का भी होगा, और मेरे और कस्तूरी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय वहीं समाप्त हो गया। फिर समय अपने रफ्तार से गुजरता रहा। मेरी शिक्षा भी पूरी हो गई। उच्च डिग्री प्राप्त होते ही मुझे ऊंचे पद की नौकरी भी मिल गई। मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने में लगा हुआ था, और मेरे सभी अपने लोग मुझे आगे बढ़ने में सहायता दे रहे थे। अब केवल मेरा विवाह हो जाने की कमी थी। विवाह से मुझे समाज में मान्यता मिलती और मेरा अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बन जाता। छुटपन की निरर्थक बातें भी मेरे दिलो दिमाग से कब से निकल गई थी। तेज धूप हो जाने पर नींबू के पेड़ पर बैठी हुई गौरैया जिस तरह फुर्र से उड़ जाती है, वैसे ही उस साल मेरी शादी तय हो गई। सावंतवाड़ी के एक बहुत रईस खानदान की लड़की थी, पढ़ी लिखी और सुंदर। दहेज भी बहुत मिलने वाला था। विवाह समारंभ सावंतवाड़ी में ही होने वाला था। वहीं हमारे घर के सभी सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त एकत्रित हो गए थे। विवाह धूमधाम से होने वाला था। विवाह की रस्में शुरू हो गई। सावंतवाड़ी में एक विशेष रस्म प्रचलित है। शादी की अनेक विधियों के बीच एक समारंभ का आयोजन किया जाता है। नववधु की वेशभूषा करने के बाद उसे सुंदर फूलों का साज चढ़ाया जाता है। देवदासी खानदान से संबंध रखने वाली स्त्री को आमंत्रित किया जाता है और उसी से यह रस्म अदा करवाई जाती है। वधु को देवदासी अपने हाथों से मंगल स्नान करवाती है और वधु के उतरे हुए वस्त्र उस देवदासी को इनाम में दिए जाते हैं। आज सुबह ही यह समारंभ वधु के घर होने जा रहा था। वर पक्ष वाले हम सभी लोगों के ठहरने की व्यवस्था जिस घर में की गई थी, वह ठीक वधु के घर के सामने ही था। इसी से दोनों तरफ के लोगों को दोनों मंडपों में होने वाली हलचल, भागदौड़, सभी कुछ बड़े आराम से देखने को मिलती। अपने मंडप में लगे हुए झूले पर बैठकर मैं और मेरे दोस्त वधु मंडप में होने वाली रस्में देख रहे थे। मेरी मंगेतर की सहेलियों के हंसी मजाक से सारा वातावरण गूंज उठा था। बाहर की तरफ शहनाई बज रही थी। उसके मधुर स्वर उस मनोहरी हंसी मजाक में और उत्तेजना भर रहे थे। फिर मैंने देखा कि मेरी होने वाली पत्नी एक कीमती महीन साड़ी परिधान किए हुए है, सहेलियों से घिरी बाहर आई है। गुलाब के लाल पीले फूलों से उसके बालों का सौंदर्य और भी बढ़ गया था। नहा धोकर मोहक प्रसाधन और साज श्रृंगार करके एक एक कदम आहिस्ते आहिस्ते से उठाकर सीढ़ियाँ उतरने वाली उस लावण्यमयी की सौंदर्य गरिमा को देखते हुए मैं तो क्षण भर के लिए
अवाक रह गया। तुलसी मैया के सामने घी का दीपक जलाकर और श्रद्धा के साथ माथा नवाकर वह जैसे आई थी वैसे ही सहेलियों से घिरी धीमे धीमे घर के अंदर चली गई। मैं सोचने लगा, पता नहीं यह मेरी भावी पत्नी तुलसी मैया से कौन सा वरदान मांग रही है। मेरे सब मित्र मजाक के बीच मुझे लाखों बधाइयाँ देते हुए मेरे सौभाग्य की सराहना कर रहे थे कि कितनी सुंदर जीवन संगिनी मैंने पाई थी। अचानक मेरी नज़र के सामने के घर में से बाहर आने वाली एक नवयुवती पड़ी। मेरी पत्नी से वह कितनी अधिक गोरी और सुंदर थी। चंपा के विकसित फूल जैसे नाजुक और मोहक उस नव यौवना को देखकर मैं ठिठक गया, पर दूसरे क्षण मैंने पहचान लिया उसे। मेरे बाल्यकाल की सखी कस्तूरी। और उस निषाद बाल्यकाल की कितनी सारी छोटी छोटी घटनाएं कल्पना पटल पर सामने साकार हो उठी। यादों की गौरैया जो नींबू के आंगन वाले पेड़ से उड़ गई थी, उसने वापस आकर मेरे मन में हलचल मचा दी। सहसा ही चौंक कर मैंने देखा कि मैं वहाँ उस झूले पर अकेले ही बैठा हुआ था। सारे मित्र कब के वहाँ से चले गए थे। उस क्षण मैं अपने खानदान की इज्जत, शोहरत, अपने खुद की प्रतिष्ठा सब कुछ भूल गया और मैंने आवाज़ दी, कस्तूरी। वह वहीं ठिठक गई। उसके हाथ में मेरी मंगेतर की उतरी हुई गीली साड़ी थी और केशभूषा के समय गुलाब के साथ से गिरे चंद्रफूल। उसने आंखें ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा, तुरंत पहचान गई। उसकी आंखों में दारुण व्यथा के भाव थे जो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कस्तूरी एक पल सहमी सहमी खड़ी रही, फिर चारों तरफ नज़र घुमाई। वह पसीने से तरबतर हो गई थी। शायद लोकलाज का उसे भय था। गर्दन नीचे झुकाकर मंद स्वर में बोली, तुम्हारी दुल्हन को फूलों का साज चढ़ाकर आ रही हूँ। उसका चेहरा घबराहट और आत्मग्लानि से फीका पड़ गया। थोड़ी देर के बाद बड़े ही अलिप्त भाव से उसने कहा, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई, ठीक तो हो ना? उसका वह प्रश्न सुनकर लगा जैसे एकाएक वह मुझसे 40 साल बड़ी हो गई है और नानी माँ जैसे मेरी सेहत की पूछताछ कर रही है। सामने के आंगन से अपने ससुर जी को आते देखकर मैंने अपना होश संभाला। कस्तूरी तो पता नहीं कब की वहाँ से चली गई थी। छुटपन में गणित के कठिन सवाल हल करने में मेरी मदद करने वाली, छुप छुप कर मुझे लड्डू खिलाने वाली, पांडु मास्कर की छेड़खानी से तंग आकर स्कूल त्यागने वाली, उपन्यासों के उदात्त विचार और उनका भाव सौंदर्य मेरे सामने स्पष्ट करके मुझ में उनमें रुचि पैदा करने वाली कस्तूरी। देवदासी के जीवन को बदलना है रे, ऐसी हृदय की गहराई से आर्तता से पुकारने वाली मेरी बचपन की सहेली कस्तूरी। आज 10 साल बाद वही मेरी कस्तूरी मेरी पत्नी को स्नान करवाकर उसके केशों का फूलों से श्रृंगार करने का मान लेने आई थी और जाते समय बड़े चाव से पत्नी की उतरी हुई गीली साड़ी लेकर जा रही थी। पत्नी के बालों में से गिरे हुए झूठे गुलाब बड़ी खुशी से ले जा रही थी। विधि की यह कैसी विडंबना थी। शादी ठाट बाट से हुई, दावतें हुई, रस्में की गई, लेन देन के बड़े पैमाने पर काम हुआ। अंत में एक ऐसी रस्म बाकी रह गई थी जिसमें देवदासी का हाथ लगना आवश्यक था। महिलाएं कस्तूरी को ढूंढने लगी पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी एक स्त्री बोली, दुल्हन को फूलों का साज चढ़ाकर वह कहीं चली गई है। नौकर को उसके घर फौरन भेजा गया ताकि वह आ जाए और उस रस्म को पूरा कर दे। नौकर ने आकर खबर सुनाई कि उसके घर में तो ताला पड़ा है और वह कहीं चली गई है, उसके बारे में किसी को पता नहीं। फिर वे रस्म देवदासी का हाथ लगे बगैर ही पूरी हुई। दोपहर का समय था। शहनाई में से कोई अनाड़ी कलाकार जोगिया राग का उदास स्वर निकाल रहा था। तो मित्रों, ये थी कहानी कस्तूरी की, एक देवदासी की जिसे अपना पेशा आत्मग्लानि से भर देता था, लेकिन समाज की कुरीतियों की मारी वह उस पेशे को निभाने को मजबूर थी। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देवदासी प्रथा कहाँ तक उचित थी,
इस विषय में आपके विचार कमेंट बॉक्स में भी लिखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।